Hello everyone, good morning. Welcome back to another video. This is the rapid revision class for the Constitution of India. आज हम अपनी जो हमने पहले टॉपिक छोड़ दिए थे आर्टिकल्स, जो ये रैपिड रिवीजन सीरीज चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो हम आज दोबारा कंटिन्यू करने वाले हैं। और कल वाली वीडियो तक हमने कर लिया था हाई कोर्ट्स फॉर द स्टेट्स, राज्यों के लिए जो हाई कोर्ट्स हैं उनके प्रोविजंस कर लिए थे। सो मोटा मोटा हमने कल आर्टिकल 232 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और यह सीरीज चालू हुई थी फ्रॉम आर्टिकल 52, ठीक है। तो 52 से लेके हम आर्टिकल 232 को पढ़ चुके हैं प्री के प्रोस्पेक्टिव से, और अब आज पढ़ेंगे पार्ट 5 के चैप्टर 6 को, और फिर हम जो वो है पार्ट 7 है द यूनियन टेरिटरीज, उसको स्टार्ट कर देंगे। तो आज मोटा मोटा हम आर्टिकल 233 से लेकर जो भी हमारे पार्ट 7 के हैं द यूनियन टेरिटरीज के आर्टिकल 242 तक वो पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी, पार्ट 7 तो ओमिटेड है, वो तो कुछ आएगा नहीं प्री में। जो पार्ट 8 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उस वो जो 242 तक आज वहाँ तक पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में और समझेंगे, ठीक है, सारी इंटरप्रिटेशन। अब विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर सेकंड में स्टार्ट करने वाला हूँ आर्टिकल 233। तो चैप्टर 6 कहता है, पार्ट 6 का चैप्टर 6 है ये, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब हाई कोर्ट से जो नीचे कोर्ट्स होंगे उनके बारे में बता रहा है कि छोटे कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कौन से होंगे और कैसे उनका गठन होगा। आर्टिकल 233, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, अब नियुक्ति होगी किसकी, डीजे साहब की, डिस्ट्रिक्ट जज की। अब 233 का एक, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन्स टू बी एंड द पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन एनी स्टेट शैल बी मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुडिशियल रिलेशन टू सच स्टेट। तो कोई व्यक्ति किसी डिस्ट्रिक्ट का डीजे अपॉइंट करना है, ठीक है, और एक राज्य में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट होती है तो हर डिस्ट्रिक्ट का एक डीजे अपॉइंट करना पड़ेगा। तो प्री का क्वेश्चन कौन करता है, गवर्नर राज्यपाल करते हैं, लेकिन कंसल्टेशन में रहते हैं वो किसके, हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट, जिस जोन सी स्टेट में और जोन सी राज्य के वह जिले में एक डीजे अपॉइंट होना, ठीक है। तो गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, ओके। तो ये था 233 का एक। अब 233 का दो, a person not already in the service of the union or of the state shall only be eligible to appointed as a district judge। a person not already in service, एक व्यक्ति पहले ही सर्विस में नहीं है, वो नौकरी नहीं कर रहा है किसमें, ऑफ द यूनियन, ना तो केंद्र में, और ऑफ द स्टेट्स, ना तो राज्य सरकार में, shall only be eligible, जो नौकरी नहीं पहले से इनमें कर रहा है वो ही एलिजिबल होगा अब डीजे बनने के लिए, मतलब कोई फ्रेश व्यक्ति। टू बी अपॉइंटेड आर डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, इफ ही हैज बीन फॉर नॉट less than 7 years an advocate or a pleader and is recommended by the high court for appointment। और वो जो नया व्यक्ति जो कि पहले केंद्र में भी काम नहीं कर रहा है, मतलब केंद्र सरकार में ना तो राज्य सरकार में कार्य कर रहा है, वो 7 सालों तक एडवोकेट तो रहा होना चाहिए, और उसको 7 सालों के एडवोकेट रहने की वजह से प्लस में उसको रेकमेंड किया हो हाई कोर्ट ने कि अब इस व्यक्ति की नियुक्ति डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में हो जानी चाहिए। तो ये आर्टिकल 233 का 2 पढ़ा था हमने, ठीक है। ये नियुक्ति की बात करता है, डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 236 में सीधा, ठीक है। ये प्री में क्वेश्चन आता है कि डिस्ट्रिक्ट जज की डेफिनेशन किस में दी गई है, तो वो 236 में दी गई है। अब 233 के बारे में तो बस बताता है, ठीक है। मैं 1 सेकंड में आता हूँ, अभी 1 सेकंड में आता हूँ, रुकिए। सॉरी कोई आ गया था, सॉरी। दोबारा कंटिन्यू करते हैं। हमने आर्टिकल 233 तो कर लिया, अब हम आर्टिकल 234 करेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अब आर्टिकल 234 पढ़ने से पहले 233 कैपिटल ए भी है, अब उसको पढ़ेंगे। वैलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ एंड जजमेंट्स एटसेट्रा डिलीवर्ड बाय सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जजेस। ये कोई वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के मतलब से, 233 कैपिटल ए को छोड़ भी सकते हैं। अब आर्टिकल 234 यह इंपॉर्टेंट है, रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज टू द जुडिशियल सर्विसेज। अब रिक्रूटमेंट, हम राजस्थान का पेपर देंगे तो हम पेपर में पास हो जाएंगे तो हमें क्या होगा, हमारा रिक्रूटमेंट होगा, मतलब अब
हम क्या बनेंगे राजस्थान में, हम डीजे तो नहीं बनेंगे, लेकिन हम अदर जजेस बनेंगे। तो हम 234 के तहत हमारी रिक्रूटमेंट होती है, जो भी सिविल जज या जूनियर जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनता है। आप पढ़ेंगे आर्टिकल 234, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ अ स्टेट शैल बी मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड बाय हिम इन दैट वी हैव आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो डीजे के अलावा भी जो भी जुडिशियल ऑफिसर्स बनेंगे, जिनकी रिक्रूटमेंट होगी राज्य में, तो राज्यपाल ही करेंगे। राज्यपाल पहले रूल्स बनाएंगे, और वो किसके कंसल्टेशन में रूल्स बनाएंगे, ठीक है, वो रूल्स बनाएंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कंसल्टेशन में रूल्स बनाएंगे, एंड विद द हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुडिक्शन इन रिलेशन टू द सच कोर्ट। और जो राज्य का उच्च न्यायालय है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और वह हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट, उनसे कंसल्टेशन होगी, और फिर गवर्नर राज्यपाल ही एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सिविल जज को, जो डीजे नहीं है, कोई और अन्य जज है, उसको वह नियुक्ति होगी, ठीक है। तो 234 इंपॉर्टेंट आ सकता है प्री में, पहले भी आ चुका है एक में, कि डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा और जो अदर जजेस हैं तो उसका कहाँ रिक्रूटमेंट होता है। तो आर्टिकल 234, ठीक है। अब आर्टिकल 235 भी पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब जो छोटे कोर्ट होंगे, जो जूनियर कोर्ट्स होंगे, उनके ऊपर किसका कंट्रोल होगा, किसकी उनके ऊपर निगरानी होगी, वो 235 बताता है। निगरानी तो हाई कोर्ट की होगी, लेकिन कंट्रोल की बात 235 करता है। अब देखिए, द हाई कोर्ट ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स सबऑर्डिनेट देयर टू, इंक्लूडिंग द पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ एंड द ग्रांट ऑफ लीव टू person belonging to judicial service of a state and holding any post inferior to the post of district judge shall be vested in the high court। जो डीजे से छोटी वाले पोस्ट के सारे जजेस हैं, उनका सारा कंट्रोल, उनको सारी लीव देने की शक्तियाँ, उनके पोस्टिंग की, उनके प्रमोशन की किसके पास रहेगी, हाई कोर्ट के पास रहेगी, उनकी सारा कंट्रोल, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट का। बस डीजे का कोर्ट का नहीं रहेगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट का, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जो डीजे से छोटे हैं, उनका हाई कोर्ट के पास रहेगी शक्ति पूरी कंट्रोल की। बट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी कंस्ट्रूड एज टेकिंग अवे from any such person any right of appeal which he may have under the law regulating the conditions of his service or authorizing the high court to deal with him otherwise than in accordance with the conditions of a service prescribed under such law। तो ये बता रहा है कि हाई कोर्ट उस पर और भी कोई अगर ऐसे नियम कानून थोप देता है कि उस जो डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे का कोई जज है, उसकी राइट्स वोलेट हो जाती हैं। और कानून ऐसा नहीं बोलता कि हाई कोर्ट ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन उस जो जुडिशियल जज है, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, उसके ऊपर थोपे। तो वह अब सिविल जज जो जूनियर वाला है, डीजे से नीचे वाला है, वो केस भी फाइल कर सकता है। क्या करवाने के लिए, सिर्फ रेगुलेटिंग द कंडीशन ऑफ हिज सर्विस, ऑथराइजिंग द हाई कोर्ट टू डील विद हिम अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस। उस कंडीशंस को सही करवाने में, रेक्टिफाई करवाने में, यह कंडीशन नहीं थी, ये तो किसी कानून में लिखा नहीं हुआ, जो हाई कोर्ट ने मेरे ऊपर थोप दिया, ये कंडीशन नहीं थी, तो उसको लिए सूट भी फाइल कर सकता है, ठीक है। राइट टू अपील, उसके पास राइट टू अपील रहेगी सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज के पास, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल 235। इसके जजमेंट भी उसमें देख लेते हैं क्या हेल्ड हुआ था। जजमेंट का नाम है काजिया मोहम्मद मुजम्मिल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। काजिया मोहम्मद मुजम्मिल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हुआ था, ड्यूटी ऑफ हाई कोर्ट बताई गई थी। दायित्व क्या है उच्च न्यायालय के, इट्स हाई कोर्ट्स ड्यूटी टुवर्ड्स प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ सर्विस रिकॉर्ड्स ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स। ये हाई कोर्ट की ड्यूटी है किसके प्रति, प्रॉपर मेंटेनेंस करने के लिए। किसकी, जो जुडिशियल ऑफिसर्स है उसकी सर्विस में उनके रिकॉर्ड्स की प्रॉपर मेंटेनेंस कौन करेगा, उच्च न्यायालय करेगा। एंड राइटिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, और उनके बारे में कोई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनानी है तो किसकी ड्यूटी है, ये कौन बनाएगा, हाई कोर्ट ही बनाएगा। और उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। कॉन्फिडेंशियल मतलब बिल्कुल छुपा के, कोई और व्यक्ति देख ना ले, कोई थर्ड व्यक्ति, किसके अलावा, जुडिशियल ऑफिसर के अलावा और हाई कोर्ट के जो बनाता है रिकॉर्ड उसके अलावा, ठीक है। तो यह था हमारा आर्टिकल 235। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 236, जिसमें कि इंटरप्रिटेशन बताया हुआ है कि डीजे क्या होता है और जुडिशियल सर्विस क्या होती है। तो हमें 236 मार्क करना है कि डीजे का इंटरप्रिटेशन बताया। अपॉइंटमेंट ऑफ डीजे आ जाए तो सीधा सीधा 233 है। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ डीजे एंड जुडिशियल सर्विस आ जाए तो 236 आर्टिकल है, ठीक है। अब आर्टिकल 236 इंटरप्रिटेशन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर की इंटरप्रिटेशन समझ लीजिए। कौन से चैप्टर की, पार्ट 6 के चैप्टर 6 की, ठीक है। ए, द एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड्स जज ऑफ अ सिटी सिविल कोर्ट। जो एक्सप्रेशन है डिस्ट्रिक्ट जज, जिले का जज, उसमें शामिल है क्या, जज ऑफ अ सिटी सिविल कोर्ट, जो जज है किसका, सिटी सिविल कोर्ट का, एक शहर के सिविल कोर्ट का, वो तो वह डिस्ट्रिक्ट जज है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडीजे भी डिस्ट्रिक्ट जज है। जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, अब जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज को तो मैंने गुड़गांव में, हमारे हरियाणा में है नहीं जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, कोई और स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में होगा तो होगा। जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज
असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज ये भी नहीं है हरियाणा में। चीफ जज ऑफ अ स्मॉल कोज कोर्ट ये भी नहीं है, पर ये होगा डिस्ट्रिक्ट जज में, यही शामिल होंगे। चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, सेशंस जज ये हरियाणा में है। एडिशनल सेशन जज ये भी है एडीजे। असिस्टेंट सेशन जज एएसजे ये भी है हरियाणा में। तो यह सारे व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, यह जिले के न्यायाधीश होंगे ये सारे। तो कितने तरह के हैं इसमें? इसमें है इंक्लूड्स जज ऑफ अ सिटी सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तरह के डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। 236 के ए ने 9 तरह के पर्सन जो न्यायाधीश होते हैं वह डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, तो बताया हुआ। अब बी, द एक्सप्रेशन जुडिशियल ऑफ ए द एक्सप्रेशन जुडिशियल सर्विस, जो एक्सप्रेशन है जुडिशियल सर्विस उसका मतलब क्या होता है? मीन्स अ सर्विस कंसिस्टिंग एक्सक्लूसिवली ऑफ पर्सन्स इंटेंडेड टू फिल द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड अदर सिविल जुडिशियल पोस्ट इन्फीरियर टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। तो जुडिशियल सर्विस वह सर्विस होती है जिसमें व्यक्ति सर्विस करेंगे और एक्सक्लूसिवली वो क्या इंटेंशन है उनकी फिल करने की, कौन सी कुर्सी वो लेंगे, प्राप्त करेंगे, पोस्ट ऑफ या तो वो डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट हासिल करेंगे एंड अदर सिविल जुडिशियल पोस्ट, या कोई और अन्य दीवानी सिविल जुडिशियल पोस्ट को वह हायर करेंगे वे व्यक्ति इन्फीरियर टू द पोस्ट ऑफ डीजे। पर वो डीजे नहीं होगा, ठीक है। डीजे को तो राज्यपाल करेंगे, लेकिन वो डीजे नहीं होगा। जो जुडिशियल सर्विस में आएगा वह डीजे नहीं होगा, ठीक है। पार्ट तो ऑब्वियसली जज तो डीजे तो होगा ही, वो जज तो होगा ही, लेकिन जो उससे नीचे वाले सबऑर्डिनेट है उनको हम डीजे नहीं बोल सकते, उनको जुडिशियल सर्विस के मेंबर बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम पार्ट 7 हमें कोई करने की जरूरत नहीं है, ये रिपील्ड है पार्ट 7 का। इसमें एक ही आर्टिकल था जो कि आर्टिकल 238 था, और ये 237 करने की कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछता इसे, ठीक है। हम सीधा करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। पार्ट 8 द यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। तो आज हम 239 से लेकर 242, जो आर्टिकल 242 तक है उसको पूरा कर लेंगे अच्छे से, बिल्कुल समझ के, ठीक है। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट करेंगे और चलो आगे तक भी कर लेंगे। आज ये पार्ट 8 में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वही करेंगे, क्योंकि अब स्लोली सारा समझाऊंगा ना तो प्री का हो नहीं पाएगा रिवीजन, ठीक है। तो इसके बाद पंचायत से, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पंचायत में तो बस ये याद करने का है कि भाई कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल में है, ठीक है ये। और फिर इसके बाद वो पार्ट 9 कैपिटल है, उसमें म्यूनसिपैलिटीज है, तो उसमें भी यही याद करना कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है और कौन सी अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था। तो 73 अमेंडमेंट एक्ट से म्यूनसिपैलिटीज ऐड हुआ था। फिर उसके बाद आ जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वो याद रखने की जरूरत है भाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कौन सा पार्ट है, तो उसका पार्ट 9B है। और फिर ये याद रखने की जरूरत है कि कौन से पार्ट से लेके कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक है कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रोविजंस हैं, और कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा ऐड हुआ है 97th अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। तो हमें ये है। फिर इसके बाद सीधा हम पार्ट 10 करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो कि हमें बताएगा द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बताएगा, तो यह कर लेंगे। और फिर कल चैप्टर फिर पार्ट 11 से स्टार्ट कर देंगे। तो हम अब पढ़ेंगे पार्ट 8, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल सब वही करवाऊंगा, ठीक है। आर्टिकल 239 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। अब एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा यूटीज का, तो इसमें 239 में बताया 1, 239 का 1, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। तो अगर संसद ने कानून बना रखा है इस विषय में तो उसको तो बचा लेना, वरना नहीं बना रहा तो यह पढ़ना। एवरी यूनियन टेरिटरी शैल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट एक्टिंग। तो हर केंद्र शासित प्रदेश को कौन कंट्रोल करेगा, कौन एडमिनिस्ट्रेटर उसकी हरकतें देखेगा, क्या चल रहा है हमारी यूटी में क्या नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति साहब देखेंगे एक्टिंग। और जो प्रेजेंट जो एक्टिंग है वो बने हुए, ये नहीं रिटायर वाले नहीं, जो प्रेजेंट है, ठीक है, वो देखेंगे राष्ट्रपति साहब। टू सच एक्सटेंट ही थिंक्स फिट, और जिस हद तक वो सोचते हैं उस हद तक संभालेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को। थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर टू बी अपॉइंटेड बाय हिम विद सच डेजिग्नेशन एज ही मे स्पेसिफाई। या भाई पूरी यूटी बहुत बड़ी है तो आधी यूटी का कामकाज एक एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने अपॉइंट कर दिया तो वो संभाल लेंगे और आधी का राष्ट्रपति साहब संभाल लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। 239 का 1 होगा, 239 का 2। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन पार्ट 6, सब कुछ भूल जाइए। पार्ट 6 में कुछ लिखा था, यह पढ़िए। द प्रेसिडेंट में अपॉइंट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एडजॉइनिंग यूटी। तो राष्ट्रपति साहब क्या कर सकते हैं, जादू। राष्ट्रपति साहब किसी राज्यपाल को, कोई राज्य के राज्यपाल हैं और उनके राज्य के साइड में कोई यूटी लग रही है, तो उस राज्य के राज्यपाल को भी जो टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो उनके राज्य के बिल्कुल बराबर में लग रही है,
उसका एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं एक राज्यपाल जी को, राष्ट्रपति जी। एंड वेयर अ गवर्नर इज सो अपॉइंटेड, और जहाँ एक राज्यपाल को ऐसा कर भी दिया जाता है, ही शैल एक्सरसाइज हिज फंक्शंस एज सच एडमिनिस्ट्रेटर इंडिपेंडेंटली ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो वो अब राज्यपाल जी एडमिनिस्ट्रेटर के फंक्शन संभालेंगे, और किसकी तरह संभालेंगे, इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल खुल के संभालेंगे, और ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसा भी उस यूटी में, यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में मंत्रिमंडल होगा, अगर भाई विधानसभा उसमें होगी तो मंत्रिमंडल तो बनेगा, तो अब उस केंद्र शासित प्रदेश का इंडिपेंडेंटली अब वो जो राज्यपाल को जो एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था वो संभालेंगे उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, मंत्रिमंडल को, ठीक है। तो यह हुआ हमारा आर्टिकल 239। अब हम पढ़ेंगे क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। तो बनावट हो रही है, किसकी बनावट हो रही है, यूनियन टेरिटरीज की विधायिकाओं की, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्रिमंडल, भाई विधानसभा बनेगी तो उसमें मंत्रिमंडल भी तो बनेगा, तो उसकी क्रिएशन हो रही है अब, ठीक है। 239 कैपिटल ए में तो यह पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। 239 कैपिटल ए का 1, पार्लियामेंट में बाय लॉ क्रिएट द यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी। तो संसद कानून के द्वारा क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा, किसको क्रिएट कर देगा, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी के लिए क्या क्रिएट कर देगा, ए a body whether elected or partly nominated and partly elected to function as a legislature for the union territory। तो संसद कानून के द्वारा पुडुचेरी के लिए, जो केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, उसके लिए एक बॉडी को नॉमिनेट कर देगा, या फिर वो बॉडी जो नॉमिनेट होगी वो इलेक्शंस के द्वारा वो इलेक्टेड भी कर सकती है। अब बॉडी वेदर इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड, या तो भाई वो जो बॉडी संसद कानून के द्वारा बनाएगा, जो विधायिका बनेगी पुडुचेरी की, या तो वो बॉडी क्या हो सकती है, या तो वो नॉमिनेटेड हो सकती है पूरी की पूरी, या पूरी की पूरी इलेक्शंस करवा के उसको वो कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, या फिर हाफली मतलब पार्टली नॉमिनेटेड या पार्टली इलेक्टेड, ऐसी भी हो सकती है। एज अ लेजिस्लेचर फॉर द यूनियन टेरिटरी, और क्या काम करेगी वो बॉडी, जो चुने जाएंगे वो सदस्य, वो विधायिका बनाएंगे। विधायिका किसके लिए बनाएंगे, यूनियन टेरिटरी के लिए, केंद्र शासित प्रदेश की विधायिका बनाएंगे वो, ठीक है। बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो संसद कानून के द्वारा यूटी के लिए क्या, किसके रूल्स बना सकता है, मंत्रिमंडल का क्रिएशन कर सकता है, ठीक है। और बोथ विद सच कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स एंड फंक्शंस इन ईच केस एज में बी स्पेसिफाइड इन द लॉ, या विधायिका भी बना देगा और मंत्रिमंडल भी बना देगा संसद कानून के द्वारा एक यूनियन टेरिटरी के लिए, ठीक है। अब 239 कैपिटल ए का क्लोज 2, any such law as is referred to in clause 1 shall not be deemed to be an amendment of this constitution। अब कोई 239 कैपिटल ए के क्लोज 1 में कोई उसके पुडुचेरी के लिए एक बॉडी बनाई, जो कि या तो विधायिका बनेगी या फिर बॉडी से क्या बनेगा, बॉडी से मंत्रिमंडल के लोग चुने जाएंगे। तो ये कह रहा है अगर वो ऐसा हो रहा है ना, तो इस संविधान की आप अमेंडमेंट मत मानना उसको, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368, जैसे 368 आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दी हुई है ना, तो वो मत मानना अगर पुडुचेरी के लिए लेजिस्लेचर बना रहे हो तो आप। नोट विद स्टैंडिंग दैट इट कंटेन एनी प्रोविजन विच अमेंड्स और हैज इफेक्ट ऑफ अमेंडिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सब कुछ भूल जाओ जो संसद ने कानून बनाया उसमें पुडुचेरी के लिए, जिसमें बॉडी ऑफ लेजिस्लेचर है, बॉडी ऑफ पर्सन है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेंगे, उसमें कोई सुझाव दे रखा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की होनी चाहिए अमेंडमेंट, नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो यह वो हमारा आर्टिकल 239 कैपिटल ए। अब ये स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली दिया हुआ है, ये दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में इंपॉर्टेंट है, लेकिन राजस्थान में तो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 239 डबल कैपिटल ए को हम छोड़ देंगे आपके लिए, ठीक है। तो अब हम सीधा पढ़ेंगे 239 कैपिटल ए बी, पर ये भी दिल्ली की जब मशीनरी फेल हो जाती है, जब दिल्ली में जो एलजी साहब है, लेफ्टिनेंट जनरल साहब है, वो कुछ संभाल नहीं पाते हैं, तो 239 कैपिटल ए बी उनके बारे में बताता है भाई, प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ठीक है, उनके बारे में बताते हैं ये। चलो एक बार पढ़ ही लेते हैं ये दिल्ली के बारे में भी, और दूसरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में बताता है 239 कैपिटल ए भी, मैंने देखा है, नजर आ रही है। प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, क्या प्रक्रिया रहेगी अगर कौन से मुकदमों में, कौन से हालातों में जब विफल हो जाएगी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जो राष्ट्रपति साहब ने एक एडमिनिस्ट्रेटर को एक यूनियन टेरिटरी पे बैठाया था, अब उसमें कुछ कामकाज ढंग से नहीं हो रहा है, तो पूरे यूं लगा लो संविधान की बॉडी थी, एडमिनिस्ट्रेटर जो संभाल रहा था यूटी का, अब वो बिल्कुल विफल हो रहा है अपना काम करने में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो रही है ना, तो उसका प्रोविजन दिखाया कैसा क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। 239 कैपिटल ए बी का अब बॉडी, इफ द प्रेसिडेंट ऑन द रिसीप्ट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम लेफ्टिनेंट गवर्नर और अदरवाइज,
राष्ट्रपति साहब को रिपोर्ट कौन देता है? एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर देता है, या फिर और अन्य किसी से पता लग जाता है, उन्हें रिपोर्ट कोई मिल जाती है। इफ इज सेटिस्फाइड, तो राष्ट्रपति साहब संतुष्ट है कि क्या होना चाहिए? ए, that a situation has arisen in which the administration of the national capital territory cannot be carried on in accordance with the provisions of Article 239 capital A or any law made in pursuance of that article। कि एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है कि जो ये एक ऐसी, राष्ट्रपति साहब को क्या लगता है कि एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, रेखा देखी है किसकी? एनसीटी ऑफ दिल्ली की, वो 239 कैपिटल ए के प्रोविजंस के तहत चलाई नहीं जा सकती, कुछ दिक्कत आ रही है। बी, डेट फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी इट इज नेसेसरी और एक्सपीडिएंट सो टू डू, और बिल्कुल प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसकी? एनसीटी ऑफ दिल्ली के लिए यह करना बहुत आवश्यक हो गया। क्या? ये द प्रेसिडेंट में ऑर्डर सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 239 कैपिटल ए। अब राष्ट्रपति कोई प्रोविजन 239 कैपिटल डबल कैपिटल ए से लागू गया था, उसको क्या कर देंगे? सस्पेंड कर देंगे, रद्द कर देंगे उसके ऑपरेशन को। कोई कानून बनाएगा था एनसीटी ऑफ दिल्ली में, तो 239 कैपिटल ए डबल कैपिटल ए से बनाया गया था, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से पास हो गया था और अब राष्ट्रपति ने भी पास कर दिया था, पर अब उसी से ही दिक्कत होती है उस कानून से, तो उसको सस्पेंड कर देंगे। ठीक है। और एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन परसुएंस ऑफ दिस आर्टिकल फॉर सच पीरियड एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड इन सच लॉ एंड मेक such incidental and consequential provisions as may appear to him to be necessary or expedient for administering the national capital territory in accordance with the provision 213 article 239 and article 239 capital A। और अगर जो वो लॉ बनाया था जो कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली पर लागू हो रहा था, अब उसमें कोई और चेंजेस करने हैं, मतलब कोई इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स उसमें ऐड करनी है, मतलब वो लॉ भी चलता जाएगा लेकिन उसके साथ साथ कुछ और उसमें भी उसको सपोर्ट करता जाएगा। ठीक है। कॉन्सिक्वेंशियल मतलब वो करनी है, तो उसमें क्या होगा? एक और पहले तो वो किसी और लॉ पे काम होगा, पहले उसका इफेक्ट उस पर निकलेगा, उस दूसरे लॉ पर जो बनेगा एनसीटी ऑफ दिल्ली में, फिर ही जो लॉ एलजी साहब ने पास किया राष्ट्रपति साहब की कंकरेंस से, फिर उसका इफेक्ट निकलेगा। अब कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है कि भाई जैसे आप सिविल सूट का समझ के चलिए, किसी को इंजंक्शन लेनी है, किसी को इंजंक्शन लेनी है, चलो ये एग्जाम्पल लो, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। किसी को एक प्रॉपर्टी की रिकवरी करनी है, तो मान के चलो किसी को अपनी एक मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि कार है वो किसी और के कब्जे में है, उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी लेनी है, और उस कार की आरसी उसके नाम नहीं है पर वो केस फाइल कर रहा है, तो वो केस पहले क्या फाइल करेगा? डिक्लेरेशन का केस फाइल करेगा कि पहले भाई पैसे मेरे चाचा के लड़के के लगे होते उस कार में, पर वो मैं उसको मेरी थी वो कार, मेरे से कोई ले गया, अब किसी और के कब्जे में है वो, तो पहले मैं क्या करूंगा? भाई आरसी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उस कार का वो मेरे चाचा के लड़के के नाम है, अब मेरी तो लोकल स्टैंड आई बन ही नहीं रही, मैं कोर्ट में क्या दिखाऊंगा कि भाई कार से मेरा क्या संबंध है? कुछ प्रूफ तो दिखाऊंगा। तो पहले मैं रिकवरी करने से पहले क्या प्राप्त करूंगा? डिक्लेरेशन लूंगा कोर्ट से कि मेरे को घोषित करो जो ये आरसी जो मेरे चाचा के लड़के की है ये मेरी कार है, ये कार उसकी नहीं है जो वो सोच रहा है जिसने ली हुई है कार, ये मेरी कार है, मेरे पैसे लगे हुए हैं, बस मैंने आरसी नाम उसके करवा रखी है। तो अब रिकवरी किस पर कॉन्सिक्वेंशियल है? रिकवरी डिक्लेरेशन पे कॉन्सिक्वेंशियल है। डिक्लेरेशन होगी तभी तो रिकवरी होगी, या बिना डिक्लेरेशन के, बिना जो मालिक है उसको कोई चीज दिला देगा कोर्ट? बिल्कुल नहीं दिलाएगा। तो पहले डिक्लेरेशन होगी फिर ही कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ, बाद में रिलीफ मिलेगा रिकवरी ऑफ कार का। ठीक है, तो यह होता है कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब। तो अब हमारा हुआ आर्टिकल 239 आर्टिकल 239 कैपिटल ए बी कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे 239 कैपिटल बी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटर के अध्यादेश के बारे में बता रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसमें बस ये मान लो 6 हफ्तों तक अगर एलजी साहब ने मतलब पेश नहीं किया यूनियन टेरिटरीज के विधायिका के आगे तो वह सीज हो जाएगा। अगर उससे पहले केंद्र शासित प्रदेश की विधायिका ने निकाल दिया कि भाई रेजोल्यूशन निकाल दिया कि यह अध्यादेश जो इसने एडमिनिस्ट्रेटर जो यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर उसने मतलब गलत निकाला है, तो 6 हफ्तों से पहले भी उसे सीज करा देंगे। पर मेन बात यह है जब एडमिनिस्ट्रेटर अध्यादेश निकालेगा तो वो जो लेजिस्लेचर जो विधायिका है उस यूनियन केंद्र शासित प्रदेश की, वो मतलब सेशन में नहीं होनी चाहिए। ये तो सब में रिक्वायरमेंट है भाई, 123 में भी है, 213 में भी है, और 239 कैपिटल बी में भी यही रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये हमारा 239 कैपिटल बी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम सीधा पढ़ते हैं, सीधा आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 240 की तरफ। अब देखो, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशंस फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज,
कि राष्ट्रपति साहब की भी शक्ति है कि सर्टेन नियम और कानून बना दें कि जिसमें क्या हो सके, रेगुलेशन के लिए किसके विभिन्न कुछ विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। अब हम पढ़ेंगे 240 का एक, द प्रेसिडेंट में मेक रेगुलेशंस फॉर द पीस, तो राष्ट्रपति साहब रेगुलेशन बना देंगे, कायदे कानून बना देंगे किसके लिए, पीस के लिए, शांति के लिए, प्रोग्रेस तरक्की के लिए, एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी, और अच्छी सरकार मतलब अच्छा तरह से यूनियन टेरिटरी को कंट्रोल किया जा सके उसके लिए प्रोविजंस बना देंगे, रेगुलेशंस बना देंगे। राष्ट्रपति साहब के पास पूरी पावर है, ठीक है, बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते, में है, ठीक है। अब और कौन सी यूटी के लिए बनाएंगे, अब हमारे पास यूटी यूनियन टेरिटरी हमारे पास कौन कौन सी है, ए द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, बी लक्षद्वीप है, सी दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव है, ई अब डी ओमिटेड थी कोई तो होगी पहले, ई पुडुचेरी है, एफ और जी। ये हमारे पास यूनियन टेरिटरी तो हमारे पास 8 है, लेकिन इन्हीं के लिए स्पेशली बना सकते हैं राष्ट्रपति, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए, लक्षद्वीप के लिए, दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीव के लिए और पुडुचेरी के लिए। मतलब 1 2 3 4 यूनियन टेरिटरीज के लिए ही राष्ट्रपति रेगुलेशंस बना सकते हैं, और क्या करने के लिए, पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी के लिए, ठीक है। अब हम आर्टिकल 240 का प्रोवाइजो पढ़ेंगे 1 का, प्रोवाइडेड वेयर एनी बॉडी इज क्रिएटेड अंडर 239 कैपिटल ए टू फंक्शन एज लेजिस्लेचर फॉर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी, तो बताया गया है कोई संसद ने कानून के द्वारा कोई बॉडी बना दी थी, और किसके लिए बॉडी बनाई थी, एक विधायिका की बॉडी बना दी, और किसके लिए, केंद्र शासित प्रदेश जो कि पुडुचेरी है उसके लिए। तो द प्रेसिडेंट शेल नॉट मेक एनी रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ डेट यूनियन टेरिटरी विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। तो बताया जा रहा है, तो अब अगर जैसे पुडुचेरी के लिए वो बना दी थी, बॉडी बना दी थी, विधायिका होगी अब केंद्र शासित प्रदेश में, तो अब राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है कि रेगुलेशन बना देगा, ठीक है। और कब से वह पावर सीज हो जाएगी, जब से वो पुडुचेरी की जब बॉडी ऑफ लेजिस्लेचर है वो बैठेगी ना अपने फर्स्ट मीटिंग के लिए, तब से ही वो सीज हो जाएगी। उससे पहले अगर कोई बना रखी होगी तो फॉलो होगी, वरना अगर तब से फॉलो नहीं होगी वो रेगुलेशन, ठीक है। तो यह हुआ इसका प्रोवाइजो 240 का। अब प्रोवाइजो 2 इतना कुछ खास नहीं है। अब 240 का 2 हम पढ़ लेते हैं, क्लोज 2, एनी रेगुलेशन सो मेड में रिपील और अमेंड एनी एक्ट मेड बाय पार्लियामेंट, any regulation so made may repeal or amend any act made by parliament or any other law which is for the time being applicable to the union territories and when promulgated by the president shall have the same force and effect as an act of parliament which applies to the that territory। तो रेगुलेशन जो राष्ट्रपति साहब ने बनाई थी वो उस रेगुलेशन के बारे में बता रहा है कि भाई पुडुचेरी को छोड़ के औरों के लिए बना दी थी, उनके लिए तो बॉडी ऑफ लेजिस्लेचर नहीं रेडी किया था ना हमारे संसद ने कानून के द्वारा, तो उसके लिए कह रहे हैं। तो जो अब रेगुलेशंस वो बनाएंगे राष्ट्रपति साहब, किसके लिए, लक्षद्वीप के लिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए, दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीव के लिए। तो उस रेगुलेशन का मतलब होगा कि वो एक कानून ही है, स्टैट्यूट ही है, एक्ट ही है, ठीक है। तो यही हो गया हमारा यहाँ 240 का 2 खत्म। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 241। आर्टिकल 241 हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज। अब उच्च न्यायालय किसके लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। आ सकता है प्री में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आया हुआ प्री में। 241 का 1 पढ़ेंगे हम, पार्लियामेंट में बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूट अ हाई कोर्ट फॉर अ यूनियन टेरिटरी। तो संसद कानून के द्वारा ठीक है क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूट अ हाई कोर्ट फॉर अ यूनियन टेरिटरी, गठन कर देगा एक उच्च न्यायालय का, और किसके लिए, केंद्र शासित प्रदेश के लिए। संसद कानून बना देगा और गठन कर देगा, गठन किसका कर देगा, एक उच्च न्यायालय का, और किसके लिए, केंद्र शासित प्रदेश के लिए। और डिक्लेयर एनी कोर्ट इन एनी सच टेरिटरी, या कोई और या डिक्लेयर कर देगा संसद कानून के द्वारा घोषणा कर देगा कि कोई कोर्ट है किस टेरिटरी में, किसी केंद्र शासित प्रदेश में कोई कोर्ट है, टू बी अ हाई कोर्ट फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई कोर्ट है एक यूनियन टेरिटरी में, तो मान के चलिए कोई इसमें लक्षद्वीप में कोई कोर्ट है, तो अगर संसद कानून के द्वारा यह भी कह देगा ना कि अब से जो लक्षद्वीप में यह वाला कोर्ट है यह पुडुचेरी का हाई कोर्ट होगा, तो वो ही हाई कोर्ट मान लिया जाएगा, ठीक है। अब 241 का 2, द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 shall apply in relation to every high court referred to in clause 1 as they apply in relation to high court referred to in article 214 subject to such modification or exceptions as parliament may by law provide, ठीक है। अब 241 का 3, subject to the provisions of this constitution, इस constitution की इज्जत रखना, and to the provisions of any law
ऑफ द एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर मेड बाय वर्च्यू ऑफ पावर कन्फर्ड ऑन दैट लेजिस्लेचर, या कोई लेजिस्लेचर राज्य की लेजिस्लेचर ने कोई कानून बना दिया तो उसको भी सब्जेक्ट रहना, उसकी भी इज्जत करना। और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, या इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कोई प्रोविजन को फॉलो करते हुए कोई कानून बना है। तो क्या कह रहा है आगे, एवरी हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन in relation to any union territory shall constitute to exercise such jurisdiction in relation to the that territory after such commencement। तो बोल रहा है भाई कोई इस संविधान के आ जाने से पहले जो कोई भी हाई कोर्ट था और वो किसी केंद्र शासित प्रदेश पर अपनी जुरिडिक्शन एक्सरसाइज कर रहा था, ठीक है, तो मान के चलना अब ये संविधान आ जाने के बाद भी वही बरकरार रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो मान के चलो यह संविधान 1950 में आया था, उससे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट तो था नहीं, तो मान के चलिए बॉम्बे हाई कोर्ट था, तो चलो मान के चलिए कलकत्ता हाई कोर्ट था। कलकत्ता हाई कोर्ट अब किस का संभालता है, कलकत्ता हाई कोर्ट के पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के केसेस जाते हैं, ठीक है। कहाँ कलकत्ता हाई कोर्ट और कहाँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उसके केसेस वहां जाते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट में डिसाइड होने, और आज से नहीं जा रहे हैं, यह संविधान आने से पहले से जा रहे हैं, ठीक है। तो वो बरकरार ही है ना अब तक, तो यह सीधा इस 241 के क्लोज 3 की बदौलत पर बरकरार है, जो कि कलकत्ता हाईकोर्ट अभी भी यूनियन टेरिटरी उसके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के हाई कोर्ट में केसेस जाते हैं और वह उसके केस सुनती है। कौन सी, कलकत्ता हाईकोर्ट किसके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के, ठीक है। अब हम आर्टिकल पढ़ेंगे 241 का 4, नथिंग इन दिस आर्टिकल डेरोगेट्स फ्रॉम द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एक्सटेंड और एक्सक्लूड द जुरिडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर अ स्टेट टू और फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरी और पार्ट देयरऑफ। पर ये मत समझिए ना कि आर्टिकल 241 संसद से कोई उसकी शक्ति ले लेगा, किसकी, कि किसी भी जो कोई राज्य में कोई हाई कोर्ट है वो किसी यूनियन टेरिटरीज के भी केसेस देख रहा है, तो ये मत मानना कि ये वाला आर्टिकल 241 उससे संसद से क्या ले लेगा कि भाई हम उसको उसकी हाई कोर्ट के हदों को या तो बढ़ा नहीं सकते या घटा नहीं सकते, कह रहा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वो अंडमान एंड निकोबार के केस देख रहा है, तो ये 241 का 4 ये साफ ये कह रहा है कि अगर संसद के मन में आएगी तो जो पुडुचेरी के केस है ना वो भी कलकत्ता हाई कोर्ट को दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। ये 241 हुआ हमारे लिए। अब हमारा जो सीधा पार्ट 9A और पार्ट 9B, पार्ट 9 तो है द पंचायत, ठीक है, जो कि आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243O तक है, ठीक है। फिर पार्ट 9A में है द म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, 73 अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि है आर्टिकल 243P से लेके आर्टिकल 243ZG तक, ठीक है। अब फिर उसके बाद है हमारा पार्ट 9B द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, तो जो कि है सीधा जो 97 अमेंडमेंट से ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, और वो है सीधा आर्टिकल 243ZS से लेके आर्टिकल 243ZT तक। बस ये याद रखने की जरूरत है और कुछ भी याद नहीं रखना इसके लिए, बीच से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इनका आर्टिकल्स, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, हम पार्ट 10 देखते हैं कितना बड़ा है, अगर टाइम मिला तो, अब टाइम आधा घंटे की वीडियो हुई है, पार्ट हम 10 देखते हैं। हाँ पार्ट 10 तो सॉरी पार्ट 10 कहाँ गया, एक सेकंड होगी, पार्ट 11 खोल लिया मैंने। हाँ पार्ट 10 कर लेते, इसमें 2 ही आर्टिकल 244 आर्टिकल 244 कैपिटल है। फिर हम पार्ट 11 है ना जो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, वो कल वाली वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट, ठीक है, पार्ट 11, क्योंकि उसमें रिलेशन दी हुई है कि कैसे रिश्ते रहेंगे केंद्र के बीच में और राज्य के बीच में। तो वो 245 से लेकर 255 तक है, जिसमें 2 चैप्टर हैं, लीगल रिलेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, ठीक है। तो वो अच्छी तरह से करेंगे, तो कल की वीडियो में उसी के लिए बनाऊंगा स्पेशली पार्ट 11 के लिए। तो वो उसमें प्री से भर के क्वेश्चन उसी से आते हैं पार्ट 11 से, जितना कि मेरे को पता है, ठीक है, और जो अब तक पढ़ा है उसमें से आते हैं। और जो मान के चलना जो उसके बाद है ना, उसके बाद तो फिर हम करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस करेंगे, उसके बाद कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्टिस वाले जो ये काउंसिल वगैरह बनती है तो ये कर लेंगे, ठीक है। अब पार्ट 10 द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, तो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में पार्ट 10 में बात हो रही है। आर्टिकल 244 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। अब कौन एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा किसका, शेड्यूल्ड एरियाज का और ट्राइबल एरियाज का, जो कि शेड्यूल्ड हैं, मतलब संसद ने शेड्यूल कर रखा है कि भाई ये इन पे फोकस देना है ज्यादा, ठीक है।
अब जो बिहार के नीतीश कुमार हैं, जो उन्होंने अभी मोदी जी के साथ नई सरकार में उन्होंने अलायंस में उनका साथ दिया है, उनकी शायद 12 सीट्स हैं उनकी एमपीज की, तो वो क्या डिमांड कर रहे हैं कि बिहार को शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर दिया जाए। तो शेड्यूल्ड एरिया की कितनी इंपॉर्टेंस होती है वो इन आर्टिकल्स में देखने को मिलेगी। शेड्यूल्ड एरिया को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अब देखते हैं। आर्टिकल 244 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। अब 1 The provisions of the 5th schedule shall apply to the administration and control of the scheduled areas and scheduled tribes in any state। जो 5th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है उसके प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। और किसके लिए होंगे? कोई भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा और कंट्रोल करना होगा, कहाँ पे? शेड्यूल एरियाज में और शेड्यूल ट्राइब्स में। और 5th शेड्यूल में सारे दिए हुए हैं कि उनको क्या क्या मिलेगा और क्या क्या उनकी प्रक्रिया रहेगी। अदर देन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। पर जो शेड्यूल एरिया किसके हैं, कौन से राज्य के हैं? असम के हैं, मेघालय के हैं, त्रिपुरा के और मिजोरम के हैं। उन पर अप्लाई नहीं होगा 5th शेड्यूल, उनके लिए अलग से 6th शेड्यूल बनाया गया है। ठीक है। अब 244 का क्लोज 2 द प्रोविजंस ऑफ द 6th शेड्यूल शैल अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। वो मैंने पहले ही बता दिया कि उनके लिए 6th शेड्यूल बनाया गया है। तो 6th शेड्यूल में जो प्रोविजंस, जो रूल्स रेगुलेशंस दे रखे हैं वो किस पर अप्लाई होंगे? बचे हुए राज्य पर, जो ये असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है। तो इसकी एब्रीविएशन हम क्या बना सकते हैं? AMTM। अगर 6th शेड्यूल में कोई देखने को कोई पूछ ले प्री में कि कौन सी वाली स्टेट्स हमारे 6th शेड्यूल में बेनिफिट्स प्रोविजंस उठा सकती है, मतलब प्रोविजन किसके लिए, कौन सी स्टेट्स के लिए, तो हम आसानी से बता देंगे AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। AMTM हम एब्रीविएशन बना के चलते हैं। ये टिप्स एंड ट्रिक्स याद रहती है, पेपर में तुरंत स्ट्राइक होगा ना। AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तुरंत टिक कर दोगे, तुरंत गोला मार दोगे और 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। 6th शेड्यूल सिर्फ इन्हीं के लिए बनाया गया था और बाकी के जो शेड्यूल ट्राइबल एरियाज है उनके लिए 5th शेड्यूल में दिए हुए हैं प्रोविजंस। ठीक है। अब अगर कि ये मोदी जी इसकी बात मानते हैं, नीतीश कुमार की, जो अलायंस में इनके हैं 12 सीट्स उसके एमपी की आई हैं, वो मांग कर रहे हैं कि मेरे बिहार को शेड्यूल एरिया बना दो। तो क्या अब शेड्यूल एरिया जो बनेगा, अगर बिहार बनेगा भी है, नहीं बनेगा, तो क्या वो 5th शेड्यूल में जाएगा या 6th शेड्यूल में जाएगा? बताओ पता है? 6th में नहीं जाएगा। 6th शेड्यूल है वो स्पेशली इनके लिए बनाया गया था। जो ये 5 सिस्टर्स है ना, ये स्टेट्स, ये राज्य जो 5 सिस्टर्स है, इनके लिए बनाया गया था, क्योंकि यहाँ ज्यादा ही कुछ डेवलपमेंट और तरक्की की जरूरत थी, उनसे भी ज्यादा, जो कि 244 क्लोज 1 में जो स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स कह रहा हूँ, शेड्यूल और ट्राइबल एरिया, उनसे भी ज्यादा इनको देखने की जरूरत है। तो इनके लिए स्पेशली 6th शेड्यूल बनाया गया और इनको रखा गया, क्योंकि ये जो 5 सिस्टर्स हैं, जो हमारी उसकी ईस्टर्न 5 सिस्टर्स, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें एक जो सिस्टर है उसको छोड़ दिया गया है। तो इनके लिए स्पेशली 6th शेड्यूल बनाया गया है। और 244 के 1 में जो इनके अलावा कोई शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज है उनके लिए 5th शेड्यूल में प्रोविजन दिए गए हैं। अब पूरा क्या फायदा मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, वो कहाँ पे पढ़ना पड़ेगा? अगर भाई इसमें 5 सिस्टर्स में से वन ऑफ द, जो ये 4 सिस्टर्स हैं जिनके बारे में बताया गया 6th शेड्यूल में, तो इनके बारे में इनके बारे में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा और इनके क्या प्रोविजंस है, तो उसका पूरा 6th शेड्यूल में बायोडाटा दिया हुआ है, क्या क्या इनको बेनिफिट मिलेंगे और क्या क्या नहीं मिलेगा। और अगर कोई शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज के बारे में पढ़ना है तो वो 5th शेड्यूल में हमने पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब प्री के मतलब के लिए, ये प्री के जो ये शेड्यूल के इन डेप्थ होते हैं, ये जो एंट्रीज वगैरह, ये रूल्स वगैरह, ये नहीं आते हैं प्री में। तो बस सीधा नाम पूछ लेते कि ये शेड्यूल कौन सा है और ये शेड्यूल कौन सा है, बस। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 244 कैपिटल A, फॉर्मेशन ऑफ एन ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइजिंग सर्टेन ट्राइबल एरियाज इन असम एंड क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ देयरऑफ। तो 244 कैपिटल भी प्री के पर्पस के लिए, राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और कल हम अपनी रैपिड रिवीजन में पार्ट 11 कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ही भर के क्वेश्चन आते हैं प्री में। तो यह कल मैं अलग वीडियो फुल एनर्जी के साथ इसकी बनाऊंगा, जो कि आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 255 तक है। और इसमें 2 चैप्टर्स हैं, एक तो बताते हैं लीगल रिलेशंस और एक चैप्टर 2 बताता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। तो अब कल बनाऊंगा एक रैपिड रिवीजन की वीडियो जिसमें मैं पार्ट 11 समझाऊंगा। ठीक है। सो अब रिवीजन करो, क्योंकि टाइम कम रह गया राजस्थान के प्री के लिए। और मैं इससे पढ़ा रहा था अपनी पॉकेट एडिशन से, जो कि बहुत ही छोटी है, मिनी पॉकेट एडिशन है। इसको कोर्ट में भी रख सकते हैं। ठीक है। तो कोई मंगवाना चाहता है तो EBC से मंगवा सकता है। ठीक है। पर मेरा कोई कूपन कोड नहीं है, तो मैं कहीं से मंगवा लो। ठीक है।
चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।